डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको लगान के आधुनिक सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ। आप लगान का रिकॉर्डो सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आधुनिक सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो लगान का आधुनिक सिद्धांत रिकार्डो के लगान सिद्धांत का ही एक विस्तृत और सुधरावा रूप है। और इस सिद्धांत की सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? प्रोफेसर J.S. मिल ने। और इसका विकास करने का श्रेय जाता है पेरेटो, मार्शल और जॉन रॉबिन्सन आदि को। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? आर्थिक लगान एक आधिक्य है, एक सरप्लस है जो केवल भूमि को प्राप्त नहीं होता है बल्कि श्रम, पूंजी आदि सभी साधनों को प्राप्त होता है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार आर्थिक लगान वह आय है जो उत्पादन के किसी साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि को उसकी कुल पूर्ति कीमत से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। पूर्ति कीमत क्या है? पूर्ति कीमत से अभिप्राय किसी साधन को अपने वर्तमान व्यवसाय में होने वाली न्यूनतम आय अर्थात हस्तांतरण आय से है। अर्थात पूर्ति कीमत को हम क्या कह सकते हैं? हस्तांतरण आय भी कह सकते हैं। हस्तांतरण आय वह आय है जो किसी एक साधन को दूसरे कार्य में, दूसरे ऑक्यूपेशन में हस्तांतरित होने से रोकती है। अर्थात हस्तांतरण आय वह न्यूनतम आय है जो किसी एक साधन को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो दूसरे किसी व्यवसाय की तरफ उन्मुख नहीं हो। अर्थात इसे अवसर लागत भी कहा जाता है। अर्थात जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव में, जैसे एक काम में अभी उसको वर्तमान में मान लीजिए 1000 रुपये मिल रहे हैं ए वर्क में, दूसरे वर्क में मान लीजिए उसको 800 बी वर्क में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब, और सी में उसको 600 मिल रहे हैं, तो ए में 1000, बी वर्क में 800 और सी में 600। तो कौन से वर्क में जाएगा, कौन से ऑक्यूपेशन में जाएगा? जिसमें उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं। और सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 800 रुपये। तो उसकी हस्तांतरण आय कितनी होगी? 800 रुपये। अर्थात ए जॉब में टिकने के लिए उसको कम से कम 800 रुपये दिए जाने चाहिए, अन्यथा वो क्या होगा? ए जॉब को छोड़कर बी जॉब में चढ़ जाएगा। तो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव में जो उसको आय मिलती है उसको भी हम हस्तांतरण आय या अवसर लागत कह सकते हैं। तो इस प्रकार से लगान क्या हुआ? वास्तविक अर्निंग्स, वास्तविक आय माइनस ट्रांसफर अर्निंग्स, हस्तांतरण आय। तो ये मैंने बताया कि एक्चुअल अर्निंग में से हम ट्रांसफर अर्निंग्स को, जैसे अभी एग्जाम्पल में 1000 में से हम 800 रुपये घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? 200 रुपये का लगान है। तो स्टोनियर और हैग ने भी बताया है कि लगान वह भुगतान है जो हस्तांतरण आय से अधिक होता है। अब लगान क्यों उत्पन्न होता है? आधुनिक लगान सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया है कि उत्पादन के दो साधनों में बांटा जा सकता है। ये बांटा है प्रोफेसर विजन ने। एक होते हैं विशिष्ट साधन और दूसरे होते हैं अविशिष्ट साधन। विशिष्ट साधन वो होते हैं जिनका केवल एक ही प्रयोग होता है, अर्थात उनका दूसरा कोई उपयोग नहीं होता। इन साधनों की गतिशीलता कितनी हो गई? 0 हो गई। अर्थात ये एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में नहीं जा सकते क्योंकि ये उत्पादन के साधन पूर्णतः विशिष्ट होते हैं। इसके विपरीत अविशिष्ट साधन वे साधन हैं जिनमें गतिशीलता होती है, अर्थात जिनके विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं। वो एक ऑक्यूपेशन को छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशन में जा सकता है। तो प्रोफेसर विजन ने माना है कि साधनों की विशिष्टता के कारण ही लगान उत्पन्न होता है। जो साधन जितना अधिक विशिष्ट होगा उसको लगान भी उतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि जो विशिष्ट साधन होता है उसकी अवसर लागत क्या होगी? 0, क्योंकि दूसरे जॉब में वो जा ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जो साधन पूर्णतः विशिष्ट होता है उसकी पूरी इनकम क्या होती है? लगान होती है। अर्थात उसकी सारी वास्तविक आय क्या होती है? लगान होती है। तो प्रोफेसर विजर और आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि साधन की विशिष्टता के कारण ही लगान उत्पन्न होता है। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविकता में उत्पादन के प्रत्येक साधन कुछ सीमा तक विशिष्ट होते हैं और कुछ सीमा तक अविशिष्ट होते हैं। इसलिए साधन की जो भी आय मिल रही है उसका एक भाग क्या होता है? आय होती है और एक भाग लगान होता है। अर्थात वास्तविक आय साधन की हस्तांतरण आय से अधिक होता है। अब हम लोग लगान की निर्धारण किस प्रकार से होता है इस चीज को देखेंगे। लगान के निर्धारण के लिए 2 भागों में लगान का निर्धारण किया गया है। एक है भूमि का लगान और दूसरा है वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय
के अंतर के रूप में लगान की परिभाषा। तो भूमि के लगान के निर्धारण का सिद्धांत देखिए। चूंकि भूमि की मांग कैसी होती है, डिराइव्ड डिमांड, व्युत्पन्न मांग होती है। भूमि की मांग किस पर निर्भर करती है, कृषि पदार्थों की मांग पर निर्भर करती है। यदि कृषि पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, जैसे अनाज, तो क्या होगा, भूमि की मांग भी बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भूमि की पूर्ति कैसी है, स्थिर है, पूर्णतया बेलोचदार है। तो मांग बढ़ने पर क्या होगा कि भूमि की कीमत, रेंट भी बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी क्या होगा, रेंट या लगान भी बढ़ता जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखिए डायग्राम में स्पष्ट है कि हमने एसएस क्या है, जो पूर्णतया बेलोच है, वो भूमि का पूर्ति वक्र है। और D1, D2, 3 ये क्या चीज है, भूमि के मांग वक्र है। DD क्या है, भूमि की प्रारंभिक मांग है। और ये दोनों बिंदु किस पे काट रहे हैं, ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। संतुलन की स्थिति में लगान कितना निर्धारित हो गया, OR। मान लीजिए जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने पर भूमि की मांग बढ़ती है, डिमांड कर्व शिफ्ट होकर D से D1 होता है। आप लोग देखिए संतुलन कहाँ हो गया, ई बिंदु पर, अर्थात रेंट OR से बढ़कर OR1 हो गया। और यदि भूमि की मांग कम हो जाती है, D से शिफ्ट होकर D2 हो जाता है, तो आप लोग देखिए लगान OR से कम होकर कितना हो गया, OR2 हो गया है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे भूमि की मांग बढ़ती है, लगान भी बढ़ता जाता है। तो ये हमने देखा है भूमि का लगान सिद्धांत। अब हम दूसरा इसका रूप देख रहे हैं, वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय के अंतर के रूप में लगान। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार मैंने बताया था लगान क्या है, वास्तविक आय और हस्तांतरण आय, जिसे अवसर लागत भी कहते हैं, उनके अंतर के बराबर होता है। अर्थात उनके अनुसार लगान उत्पादन के प्रत्येक साधन की आय का एक भाग होता है। और साधनों को लगान तब कब प्राप्त होगा, जब साधनों की पूर्ति पूर्णतया लोच से कम होगी। उत्पादन के साधनों की पूर्ति 3 प्रकार की हो सकती है, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार और तीसरा है कम लोचदार या बेलोचदार। तो हम इन तीनों स्थिति के अंतर्गत लगान को देखेंगे। सबसे पहले देखिए पूर्णतया लोचदार होने की स्थिति पर लगान क्या होता है, शून्य होता है। ये देखिए एस सप्लाई कर्व है, एक्स एक्सिस में हमने पूंजी दिखाई है, वाई एक्सिस पर ब्याज की दर दिखाई है। सबसे पहले डिमांड कर्व डी है, संतुलन कहाँ है, ई बिंदु पर है और लगान कितना है, शून्य है। क्यों, क्योंकि इसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। अर्थात अब आगे चलिए, यदि मांग बढ़ जाती है, डी से D1 हो जाती है, संतुलन E1 बिंदु पर हुआ है, लेकिन उस स्थिति में भी क्या होगा, लगान शून्य होगा, क्योंकि यह साधन दुर्लभ नहीं है, या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये साधन पूर्णतया अविशिष्ट है, ये दुर्लभ नहीं है। अतः इसकी वास्तविक आय हमेशा किसके बराबर होगी, हस्तांतरण आय के बराबर होगी और लगान कितना होगा, शून्य होगा। तो ये हमने बताया है आप लोगों को एक चीज। अर्थात हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यदि साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो तो लगान क्या होता है, शून्य होता है, या वास्तविक आय किसके बराबर होती है, हस्तांतरण आय के बराबर होती है। तो बच्चों आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति की अवस्था में लगान कितना होता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यदि साधन का पूर्ति वक्र पूर्णतया बेलोचदार है या एक्स अक्ष के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में लगान बताइए। तो आपको क्या जवाब देना है कि लगान ऐसी स्थिति में शून्य होगा। दूसरा डायग्राम में बता रही हूँ, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति होने की अवस्था में लगान। पूर्णतया बेलोचदार होने की स्थिति में लगान कितना होगा, मैंने बताया था कि पूरी उसकी जो वो वास्तविक आय है वो लगान होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत हस्तांतरण आय कितनी होती है, शून्य होती है। ये देखिए, ये भूमि जैसा ही डायग्राम है, इसके अंतर्गत पूर्ति वक्र कैसा है, पूर्णतया बेलोच है, डिमांड ओडी है, डीडी है, तो संतुलन किस बिंदु पर है, ई बिंदु पर। पूरा जो आय है वो क्या है, लगान है। क्यों, क्योंकि इसकी हस्तांतरण आय शून्य है, इसका कोई दूसरा उपयोग नहीं है, और यदि मांग बढ़ जाती है तो लगान भी बढ़ जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार से यदि पूर्ति वक्र पूर्णतया बेलोच हो या दूसरे शब्दों में वाई अक्ष के समानांतर हो, तो ऐसी स्थिति में लगान है वो किसके बराबर होगा, वास्तविक आय के बराबर होगा। और
हस्तांतरण आय 0 होगी। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई हैं, आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।